हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। आज की इस पॉलिटी की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो जेई की एग्जाम हो, या एसएससी जेई की एग्जाम हो, या एसएससी की किसी भी एग्जाम लाइक एमटीएस हो, सीएचएसएल हो। वो हर सभी एग्जाम में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं और जो भी उसमें प्रावधान है वो सभी पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया था, आप देख सकते हैं यहाँ कि हमने सबसे पहले भारतीय संविधान के इतिहास बैकग्राउंड के बारे में हमने आपको बताया। अभी तक अब वो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसको जरूर देखिएगा। और साथ साथ एमसीक्यू भी मैं करवाते जा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको दुनिया से कुछ चीज़ें हट के मिलेगी, ठीक है ना। आपको इस तरह का नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और क्विक रिविजन नोट्स हो जाएगा। अगर आपको इसको रिविजन करना है तो डबल स्पीड करके बाद में देख सकते हैं। दूसरा, हमने संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में देख लिए थे। तीसरा, हमने भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में हमने अनुच्छेद 12 से 15, फिर हमने 36 से 51 देख लिए थे। और पाँचवा जो है वो अपन का है आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, क्या उसके ट्रिक है, किस तरह से याद रखना है और क्या क्या उनके प्रावधान है, कौन कौन से पावर होते हैं राष्ट्रपति को, वीटो पावर क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है यानी कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप पूरा देख लीजिएगा, तो अगर आप मेरे नोट्स रिफर करते होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए तो गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला अपन का टॉपिक जो है वो है राष्ट्रपति। तो आइए गाइज देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रमुख आर्टिकल और उनके कौन कौन से पावर होते हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं और आप 100% वो करेक्ट होगा। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बैंक को मिला के हमने बनाया है नोट्स। और यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे एसएससी में जो क्वेश्चन इस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो आपको किसी भी बुक को बनाने का ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए तो आइए देखते हैं आर्टिकल इसके से कौन कौन रिलेटेड है। देखिए, प्रेसिडेंट की चर्चा भाग 4 में की गई है और आर्टिकल जो है 52 से लेकर 61 तक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक साझा कर देता हूँ। वो ट्रिक आपके लिए यूज़फुल होगा। इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो आर्टिकल जो होगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनमें कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए, ट्रिक क्या है कि पकानी कोका द्वियोदशम। इसका कोई मीनिंग नहीं है बट आपको याद रखना है। क्या है ट्रिक? पकानी कोका द्वियोदशम। इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, आपको बस ये याद रखना कि आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है। 52 से स्टार्ट होता है और 61 में खत्म होता है। तो देखिए, 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई। प से याद रखिएगा पद, क से रखिएगा कार्यपालिका का प्रधान, नी से रखिएगा निर्वाचन यानी कि इलेक्शन किस तरह से होगा, को से याद रखिएगा कोटा, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। कहाँ से होता है कार्यकाल यानी कितने समय के लिए रहेगा। दू से होगा दुर्वान निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन। उसके बाद योग्यता है, उसके बाद दशा है, क्या कंडीशन रहेगी बनने के लिए, शपथ दिलाएगा, उसके बाद महाभियोग। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं आप आर्टिकल को बारी बारी से। तो आर्टिकल 52 में देखिए क्या कहा गया। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। अब राष्ट्रपति माने क्या? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा बात, ये संवैधानिक प्रधान होता है और देश का औपचारिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 देखिए, आर्टिकल 53 में हमने कहा है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो राष्ट्रपति में होती है। फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति ही लेगा। जितने भी चीज़ में चाहे अमेंडमेंट बिल बने, कुछ भी बने, तो साइन राष्ट्रपति के बाद अगर राष्ट्रपति करते हैं साइन तो ही जाके वो बिल पारित होगा, ठीक है ना, लागू होगा। चलिए तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 53 में जो है कार्यपालिका का जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। देखिए, वास्तविक प्रधान जो होता है वो पीएम होता है। बाकी फॉर्मल प्रधान जो होता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। जैसे घर में फूफा का जितना काम होता है उतने देश में राष्ट्रपति का होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की, जिसमें कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की चर्चा की गई है, किस तरह से इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 54 में जो आर्टिकल जो कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय यानी कि अनुपातिक पद्धति द्वारा इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि अगर आप सीएम को चुनते हैं तो वहाँ आप खुद वोट देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिनको आप वोट दिए हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप नहीं चुनते हैं बल्कि आपके द्वारा जो प्रतिनिधि जो हैं, चाहे एमएलए हो एमपी हो, वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली हुआ। अब देखिए किस तरह से वोटिंग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, तो अगर आप
अब जैसे आप सीएम के इलेक्शन में वोट देते हैं, किसी को जैसे बीजेपी को देना है तो कमल पे बटन दबाते हैं, आरजेडी को देना है तो लॉलटेन पे बटन दबाते हैं, और इसी तरह से अगर नीतीश कुमार को देना है तो जो भी है, मान लीजिए तीर तो तीर पे बटन दबाते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ प्रीफेबल वोट चलता है। कहने का मतलब आपको वरीयता देना है कि किस क्रम में, जैसे आपका आप जॉब हो जाता है तो किस पोस्ट में कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आप एक सीक्वेंस में सजाते हैं उसको, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए ए व्यक्ति को आप चाहते हैं कि 2 नंबर में रखें तो 2 नंबर में रहेगा, बी को 3 नंबर में, सी को 1 नंबर में। इसी तरह से सब वोटिंग करते हैं, उसके बाद उसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस बंदे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उसी बंदे को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब यहाँ से देखिए क्या को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपली बात है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे आपसे। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेते, तो बात को समझिए। राज्यसभा क्या होता है वो आगे संसद में हम बताने वाले हैं, ठीक ना। देखिए लोकसभा में 545 होते हैं, राज्यसभा में 245, ठीक है ना। वो लोकसभा राज्यसभा जो संसद चैप्टर है उसमें देखने वाले हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, ठीक ना, जो कि कला क्षेत्र से आते हैं, क्रिकेट क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी बना दिया जाता है, लता मंगेशकर को भी बना दिया जाता है। इस तरह से ये मनोनीत जो राष्ट्रपति उसको अपने मन से मेंबर बनाते हैं तो वो भाग नहीं लेते हैं। साथ साथ में 2 एंग्लो इंडियन भी भाग नहीं लेते, साथ में विधान परिषद भी भाग नहीं लेते। तो आपको बस याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन। अब देखिए एंग्लो वर्ड मतलब क्या हुआ, एंग्लो इंडियन वो हुआ जैसे यूरोप के व्यापारी जो हमारे देश में व्यापार करने आए थे, तो वो भारतीय महिलाओं से शादी किए, तो उनके जो बच्चे हुए उनको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे, ठीक है ना। तो 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करते हैं। अगर मान लीजिए फिर से उसका री इलेक्शन होगा तो ये जो 14 बंदे हैं फिर तो उन्हीं को वोटिंग देंगे ना, ये चीज़ें हो जाती है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। बाकी पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इतने कैंडिडेट। चलिए तो ये चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक एमएलए का वोट का कितना वैल्यू होता है, खैर ये सभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते तो इस पर ज़्यादा डेट में नहीं जाएंगे, ठीक ना। और देखिए अब देखिए राष्ट्रपति जमानत, अगर आपको राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पे खड़े होना है इलेक्शन में, तो आपको जमानत की राशि के तौर पे 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। अगर और साथ में राष्ट्रपति के में कुल वोट का आपको 1/6 भाग आपको वोट कम से कम मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 60 वोट पड़ा तो उसमें आपको एटलीस्ट 10 वोट आपके खाते में होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर आपके पास 9 वोट आया है तो आपका जो 15,000 है वो राशि जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्रपति के अपमान की बात होगी, यानी राष्ट्रपति के लिए नहीं, मतलब राष्ट्रपति के पद पे जो उम्मीदवार खड़े हुए। चलिए आगे, तो आइए गाइस देखते हैं अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55। देखिए 55 में राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा की गई। मिनिमम वोट आपको कितनी होनी चाहिए वो बता दें। जितना वोट पड़ता है ना कुल वोट का, उसमें कुल जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उस पर +1 इधर साइड में भी, ठीक है ना। ये क्यों किया जाता है, ताकि आधे से ज़्यादा वोट मिले। ऐसा नहीं कि मान ले कोई कैंडिडेट खड़ा उसको 10 ही वोट मिला तो वो राष्ट्रपति के पद की जो है एक इंसल्ट ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से ना ये चीज़ें दी गई है। खैर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछेंगे। आगे बात करते हैं आर्टिकल 56 की। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है, जो कि 5 साल का होता है। ये चीज़ें आपको मालूम होगी। अब राष्ट्रपति का पद समाप्त होने के बाद भी वह उस पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना बन जाए। देखिए एक चीज़ और भी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बना 2020 में और उसका जो कार्यकाल था वो 2025 था, मतलब 5 साल। इसी बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 2023 में, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो 2 साल के लिए नहीं आएगा, वो 5 साल के लिए आएगा। ऐसा नहीं कि वो 2 साल को कार्यकाल को पूरा करेगा, बिल्कुल नहीं। चीज़ें आपको याद रखनी है। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 ईयर का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं राष्ट्रपति उनके बारे में जो आर्टिकल है 57 वो क्या कहता है। तो 57 में एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक ही राष्ट्रपति हैं जिनका 2 बार री इलेक्शन हुआ। पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही, इसके अलावा कोई नहीं है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 की। तो 58 में देखिए राष्ट्रपति की योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात कही गई है। तो देखिए इसके लिए मतलब राष्ट्रपति उम्मीदवार में खड़े होने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, आपका एज 35 साल से ऊपर हो। तीसरी बात कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी हो, यानी कि जो कि 25 साल होता है। और सबसे बड़ी बात, अब मान लीजिए ये तीनों तो सभी एलिजिबल कर सकते हैं, जैसे लाइक अगर वो चाहेगा तो रिक्शा वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगले ये देखिए, ये संविधान में ये चीज़ें दी गई है कि आपके पास 50 प्रस्तावक
और 50 अनुमोदक होना चाहिए। कहने का मतलब 50 आपके सपोर्टर होना चाहिए जो कि सपोर्ट करे कि नहीं इस बंदे को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात अनुमोदक मतलब 50 बंदे का साइन होना चाहिए। कुल मिला के आपको 100 MLA का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके आप प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी बात आपको जमानत राशि 15,000 देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात इसमें यही हो जाता है 100 MLA का, बाकी सारी एलिजिबिलिटी कोई भी पूरा कर सकते हैं, टीचर भी उसके बाद राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो 59 में राष्ट्रपति की दशा यानी कि कंडीशन की बात की गई है कि राष्ट्रपति में ये कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात कि पागल या फिर दिवालिया नहीं होनी चाहिए। दिवालिया मतलब कि बहुत सारा कर्जा ले लिए बैंक से और पैसा देने के लिए नहीं है, तो उसको बोलते हैं दिवालिया, जैसे कि, ठीक है ना। और दूसरी बात कि लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी करें, मान लीजिए अगर वो टीचर के पद में तो प्रोफेसर है तो उनको नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो, ठीक है ना विधानमंडल का सदस्य हो ना ही संसद का सदस्य हो। राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के पूर्व पद से इस्तीफा देनी होगी। अगर शिक्षक है तो चलने वाला है, सांसद है तो विधानसभा ये नहीं। कहने का मतलब देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको तो जॉब छोड़ के ही आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मगर अगर आप संसद कहीं के हैं तो आपको उसी के साथ ही आप लड़ लीजिए। बाकी अगर आप जब सेलेक्टेड हो जाते हैं राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए तो आपको संसद वाला पोस्ट जो MLA है या MP है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 60। देखिए 60 में क्या कहा गया है। 60 में राष्ट्रपति के ओथ यानी कि शपथ की चर्चा की गई है। शपथ ग्रहण दिलाया जाता है आर्टिकल 60 में। तो देखिए शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दिलाएगा। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके जो बैच के जो कमेटी के मेंबर है लाइक 33 जो जज होते हैं वो उनको दिलाएगा, ठीक है ना। CJI के ऑप्शन में कौन दिलाएगा, 33 जज में से कोई एक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 61 में। तो 61 में क्या है, 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। तो इम्पीचमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना है। सिंपली देखिए राष्ट्रपति का महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। और महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है और कभी कभी जज के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति और जज दोनों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा वो चीज़ समझिए। पहली बात कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव आने पर, अगर राष्ट्र के संसद को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति हमारे हैं वो किसी देश के प्रभाव में आ गए, कहने का मतलब चीन से पैसा ले लिए या पाकिस्तान से पैसा ले लिए और उसी के सपोर्ट में बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी उस पर इम्पीचमेंट होगा, मतलब महाभियोग लगेगा। दूसरा कि उस संविधान का अतिक्रमण करेगा, मतलब संविधान में जो भी आर्टिकल दिए गए, जो भी रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उसको अगर प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो भी उस पर इम्पीचमेंट लगेगा। चलिए तो अब देखिए महाभियोग स्टार्ट कैसे होता है ये चीज़ें समझिए। यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट अगर आपको करना है इम्पीचमेंट महाभियोग राष्ट्रपति पे तो आपको 1/4% वोट होना चाहिए टोटल, ठीक ना। और उसके बाद पारित करना हो तो 2/3 चाहिए, यानी कि 25% वोट चाहिए स्टार्ट करने के लिए और 66% MLA का वोट चाहिए उसे पारित करने के लिए। और जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा ने, मान लीजिए लोकसभा से मत पारित होगा 2/3 भाग, और जब आपको राज्यसभा में ये जाएगा तो राज्यसभा से पहले आपको जो राष्ट्रपति है उसको सूचना देनी पड़ेगी कि आपके अगेंस्ट ये चीज़ें हुई है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी सफाई में उसको 14 दिन बोलने का मौका मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना। तो यह है कि जब एक सदन महाभियोग पारित करता है तो दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो यही है इम्पीचमेंट से रिलेटेड। आइए आगे बात करते हैं 62 की, ठीक ना, जो कि है राष्ट्रपति का पद खाली होने पर क्या होगा। तो 6 मंथ के भीतर आपको हर हाल में चुनाव करवाना पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर नहीं है तब तक राष्ट्रपति का पद संभालेगा, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI आएंगे। अब देखिए कारण क्या हो सकता है राष्ट्रपति के पद खाली होने का। पहला बात कि कार्यकाल समाप्त हो जाना, दूसरा बात किसी वजह से त्यागपत्र दे देना, तीसरा बात कि महाभियोग अगर उस पर लग गया उस वजह से भी, और चौथा बात कि अवैध निर्वाचन, ठीक ना, और उसके बाद 5वां होगा आकस्मिक मृत्यु। तो और लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अवैध निर्वाचन के द्वारा कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो वैध कार्य रहेंगे, वैलिड वर्क रहेंगे, ठीक ना। चलिए और ये कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेटेजी के तौर पे ये आप देख सकते हैं कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 2 बार उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन बने, और भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और दूसरे चक्र चुनाव हुआ था किसके लिए, तो BB गिरी में, और ये उपराष्ट्रपति थे। पहले चुनाव में हार निर्मोद राष्ट्रपति नीलम शिवा रेड्डी। तो ये तो स्टैटिक जी के ये चीज़ें आपको मालूम होगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति को किस तरह से वेतन मिलते हैं, वो भी चीज़ें देख लीजिए। तो देखिए मासिक वेतन 5 लाख रुपया मिलता है और राष्ट्रपति के वेतन पे सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ साथ इसको निःशुल्क फैसिलिटी मिलता है, लाइक जैसे कि निवास स्थान, अन्य भत्ते वगैरह सब मिलते हैं। और वार्षिक पेंशन इसके
जो मिलते हैं वो भी हैं 5 लाख के आसपास, ठीक है, टैक्स फ्री रहते हैं। और इसके वेतन भत्ते में कोई भी कमी नहीं है, चाहे देश में इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए। चलिए, राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है वो भी देख लीजिए। तो पहला जो अधिकार है यानी कि जो पावर है वो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक ना। फाइनल साइन प्रेसिडेंट ही करते हैं, कुछ भी हो जाए फाइनल साइन प्रेसिडेंट के ही करेंगे। और देखिए विधायी कानूनी शक्ति क्या क्या है वो चीज़ें शॉर्ट में देख लीजिए, ठीक ना। कि लोकसभा भंग करने की शक्ति है, संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है, विधायक बिल पर हस्ताक्षर करने की शक्ति है, संसद सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, SC/ST में छूट दिलवाना, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा, बजट का राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वित्त मंत्री पारित करेगा। चलिए नेक्स्ट जो देख लीजिए, इसका डिप्लोमेटिक पावर भी होता है। डिप्लोमेटिक पावर क्या हुआ, देखिए विदेशों के साथ कोई भी समझौते या संधि पर राष्ट्रपति के नाम से ही साइन होता है। राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, जिसमें इंडिया में हाई कमीशन और फ्रांस में अगर है तो एम्बेसडर कहा जाता है। सैन्य शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तीनों सेना का जो मुख्य प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद रक्षा मंत्री, उसके बाद CDS होता है। जैसे हाल ही में बिपिन रावत सर जो CDS थे उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, विवेकाधिकार शक्ति है। विवेकाधिकार शक्ति में मैंने क्या हुआ वो देख लीजिए। लोकसभा के त्रिशंकु होने पर प्रयुक्त शक्ति, किसी को भी बहुमत ना मिलने पर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए त्रिशंकु मतलब होता है कि किसी को अगर बहुमत ना मिले तो उस कंडीशन में जो चुनाव होता है वो त्रिशंकु हो जाता है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति किसी को भी तब तक के लिए PM बना सकता है और 30 दिन को मोहलत दिया जाएगा कि आप अपने बहुमत को प्रूव कर दीजिए, ठीक ना। ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। देखिए आर्टिकल ये 72 के तहत क्षमा करेगा, 5 प्रकार के माफ़ करेगा। पहला क्षमा, सजा को पूर्णतः माफ़ कर देगा, अगर कोई भी सजा किसी मुजरिम को हुआ तो उसको कंप्लीटली माफ़ कर सकता है। दूसरा, उसको शॉर्ट कर सकता है, सजा की प्रकृति बदलेगा बट समय नहीं बदलेगा। जैसे अगर कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास कर देगा। परिहार मतलब सजा का समय बदलेगा बट प्रकृति नहीं बदलेगी, जैसे 10 साल का कारावास की जगह 5 साल कर देगा। तो ये सभी जो है पावर है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। नेक्स्ट देख लीजिए राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। तो देखिए राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति में क्या क्या 3 है। पहला है कि युद्ध या विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, आर्टिकल 352, ये हम उसमें भी चर्चा करेंगे। और राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने में उत्पन्न, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा जो कि 356 में चर्चा की गई है। और वित्तीय आपात में जो है 2 मंथ के लिए आर्टिकल 360 में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपात कब होगा, तो देखिए राष्ट्रीय आपात विदेशी आक्रमण के कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगेगा, ये राष्ट्रपति लगाएंगे। और अब देखिए राष्ट्रपति आपात जब लगेगा तो क्या क्या इफेक्टेड होगा, तो पहला आपका फंडामेंटल राइट पे लग जाएगा। दूसरा, देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा और आर्टिकल 352 लागू होते ही 368 क्या हो जाएगा, स्वयं लागू हो जाएगा। और राज्य सरकार की शक्ति छीन ली जाती है। और देखिए अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, एक चीन के युद्ध के दौरान, एक बांग्लादेश संकट, दूसरा आंतरिक अशांति। चलिए नेक्स्ट जो है राज्य की आपात है या इनके राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में किसी तरह की विफलता आती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, जैसे पंजाब में लगा था। फिर वित्तीय आपात है, देश में अगर वित्तीय संकट आए तो वहाँ भी वित्तीय आपात राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर बाकी सभी की सैलरी कट की जाएगी और सरकारी खर्चों में कट होगी और टैक्स में बढ़ती होगी, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो, देखिए पॉकेट वीटो कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर तो ना तो साइन करना चाहेगा, ना ही उसमें पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहेगा, बल्कि उसे अपने पास रख ले, तो इसको वीटो पावर कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब राष्ट्रपति को अगर मन होगा किसी भी बिल पर साइन ना करे, ना ही उसको फिर से लौटाए पुनर्विचार के लिए, तो वो उसे अपने पास रख सकता है, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। फिर है सस्पेंडेड वीटो। सस्पेंडेड वीटो में क्या होगा, देखिए विधायक बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति इसके पास रहती है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो। फिर है अब्सोल्यूट वीटो, इसमें विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देगा, तो इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट वीटो। तो ये चीज़ें थी राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार भी है कि इस पर दीवानी मुकदमा चलेगा बट फौजीदारी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्रपति के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं या हट जाते हैं तो उस पर सारी मुकदमा जो आम इंसान की तरह चलेगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है मैंने कंप्लीट कर लिया। आइए कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, बाकी आपको ये PDF ले लीजिएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मैंने चीज़ें पढ़ाई है वही सभी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी इस PDF के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। और बाकी और भी पॉलिटिक वीडियो सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ चीज़ें को देखिए। आपको ये रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका है, बाकी आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।